गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, आप सभी को पता ही है कि जॉब सिक्योरिटी एक्ट जो बन करके कानूनी रूप ले चुका है, बहुत समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक लागू क्यों नहीं हो रहा है। और लागू बिल्कुल होने जा रहा है और बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों में सभी विभागों में लागू हो जाएगा। इसमें अभी अड़ंगा क्या है, कौन अड़ंगा लगा रहा है, क्या अड़ंगा लगा रहा है और क्या क्या खामियां निकाल रहे हैं जो सरकारी ऑफिसों के बाबू कहलवा रहे हैं अपने आप को, तो वो क्या खामियां निकाल करके एक्ट को लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं। और चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार जो वो भी इनका इलाज नहीं कर पा रहे, तो इसके पीछे की क्या वजह है और डीए को लेकर भी जो पेंच फंसा हुआ है वो क्या पेंच है, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी साथियों। और निवेदन आपसे सबसे पहले यही रहेगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर वीडियो बेशक 1-2 दिन लेट हो जाए, हम वीडियो वही डालते हैं जिसका हमारे पास तथ्य होता है। तो साथियों, इस तरह की नई और सही सटीक जानकारी पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथियों। तो सबसे पहले तो आपको दिखा देते हैं आज की जो अखबारी सुर्खियां हैं, क्या कहती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, दैनिक सवेरा सबसे बड़ा जो योगदान रहा है दैनिक सवेरा का जॉब सिक्योरिटी एक्ट को लाने में, तो इनका भी धन्यवाद बनता है साथियों। ये हर बात एक बढ़िया तरीके से व्यंग्य के तौर पर सरकार के आगे रखते हैं और इनके सहयोग से भी बहुत फ़ायदा जो कर्मचारियों को हुआ है सरकार पर, इन्होंने भी अपना बहुत जो योगदान इस एक्ट को लागू करवाने में या बनवाने में दिया है। तो ये क्या कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपके अधिकारियों ने जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू करने में अड़ंगा लगा दिया है। तो अड़ंगा कैसे लगाया है, तो हम इनकी पूरी जो बात है, इन्होंने अपना जो एक तथ्य के आधार पर लिखा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की उस गारंटी की चर्चा गलियारे में हो रही है जो उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले 1.25 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी की दी थी। उन्होंने न केवल अपनी घोषणा को अमली जामा पहनाया, बल्कि उन्होंने अध्यादेश लाकर कानून भी बना दिया। तो साथियों, बिल्कुल सही बात है, जो मुख्यमंत्री ने वादा किया था उसको अमली जामा पहनाने का एक प्रयास किया है, उसको एक्ट भी बना दिया है, अध्यादेश लाकर कानून पारित करवा दिया है, राज्यपाल महोदय के साइन भी हो चुके हैं, मंजूरी मिलने के बाद एक्ट को अधिसूचित भी कर दिया। मगर गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी एक राजनेता के नाते अपना काम कर दिया, मगर उनके अधिकारियों ने उस कानून को लागू करने में डंगा लगाना शुरू कर दिया है। जो कानून बनाया गया है उसमें हालांकि एलिजिबिलिटी जो है, जो पात्रता है कि कौन कौन इसमें शामिल होंगे, उसके सभी के सभी जो एक्ट जब बना था 8 अगस्त 2024 को, तो उसकी कॉपी आई थी। उसमें जो एलिजिबिलिटी, सारी एलिजिबिलिटी से लिख रखी हैं कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की परिभाषा में लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी एम्प्लॉय मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए सभी कर्मचारी, एडहॉक पर लगे हुए या आउटसोर्सिंग आधार पर किसी भी सरकारी संस्थान में नियुक्त की तारीख को अस्थायी तौर पर नियुक्त हों, चाहे वो पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में है, डीसी रेट, अडॉक बेस, सभी इन सभी का उसमें जिक्र हुआ है पॉलिसी में साथियों। लेकिन कानून के बिंदु नंबर 3 पर इसे स्पष्ट किया गया है, एक एलिजिबिलिटी एम्प्लॉय एक कर्मचारी होगा जिसे सरकारी संस्थान में कॉन्ट्रैक्ट पर एंगेज किया हुआ और नियुक्ति की तारीख पर भी सरकारी सेवा में है और प्रति महीना 50,000 रुपये का मानदेय प्राप्त कर रहा है, जहाँ हरियाणा कोष रोजगार निगम ने डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी 2022 के तहत डिप्लॉय किया हुआ है और नियुक्ति की तारीख को सरकारी संस्थान में सेवा में है और फुल टाइम आधार पर 5 साल की सेवा जो उसने पूरी कर ली हो। यही कानून है जो बनाया गया, विधानसभा में विधेयक भी पारित हो गया है, राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई है और इसमें एक अभी 2-4 दिन पहले संशोधन भी किया गया एक्ट में कि जो 240 दिन की शर्त थी कि एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन होने चाहिए, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं 2-2 साल कई कर्मचारियों के खराब हो रहे थे, जिससे 10-20 हज़ार कर्मचारियों को बहुत इसका फ़ायदा हुआ है। क्योंकि अब इसमें संशोधन करते हुए ये कहा गया है कि जो 240 दिन है उस दिन से माने जाएंगे जिस दिन से कर्मचारी की नियुक्ति हुई है।
जैसे सपोज करो कि 1 अगस्त से कोई कर्मचारी सेवा में आता है तो 1 अगस्त 2024 को आता है तो 1 अगस्त 2025 को उसका कैलेंडर ईयर यानी कि 240 दिन काउंट होंगे। तो ये अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री नैब सैनी का मकसद साफ था कि जिन कर्मचारियों की सेवा है जो 5 साल की हो गई है उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, मगर मुख्यमंत्री के इस मकसद को उनके अपने ही अधिकारियों ने पलीता लगा दिया है। तो कैसे लगा दिया है? बहुत कम विभाग अध्यक्ष हैं, एचओडी हैं जो इस कानून को सही से लागू करने की सोच रहे हैं और लागू कर भी रहे हैं, लेकिन अधिकतर विभागों के जो सरकारी बाबू हैं इसमें खामियां निकाल रहे हैं। उनका खामियां निकालने का क्या कारण है, क्या क्या खामियां निकाल रहे हैं, और इसका इलाज तो मुख्य सचिव भी नहीं कर पा रहे हैं। और खामी क्या निकाल रहे हैं? विभागों के स्थापना ब्रांच के बाबुओं का कहना है कि सिर्फ वही कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी एक्ट के लाभ लेने के लिए पात्र हैं जो या तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत नियुक्त हुए थे या जिन्हें 5 साल हो गए हैं और वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हो गए हैं। उन्होंने उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने से हाथ पीछे खींच लिए हैं जो पॉलिसी पार्ट 1 यानी कि पॉलिसी पार्ट 1 के तहत विभागों में एंगेज हुए हैं, जो ठेकेदार के माध्यम से लगे थे और बाद में उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट कर दिया गया था। तो साथियों, अगर ठेकेदार के माध्यम से लगे हुए कर्मचारी जो विभागों में पोर्ट हुए हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो पार्ट 2 में लगे हुए कर्मचारी कितने हैं आप सोच कर देखो। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,20,000 कर्मचारियों को हमने जॉब सुरक्षा दे दी। अगर पार्ट 2 के ही कर्मचारी जैसे बाबू कह रहे हैं तो वो गिने जाएं तो बड़ी मुश्किल से 10 या 12,000 कर्मचारी से ऊपर इनकी गिनती नहीं जा सकती। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री का साफ कहना था एक्ट में जो हुआ है, इस एक्ट को इतनी देर बनाने में क्यों लगी? क्योंकि 8 सदस्यीय जो आईएएस अधिकारी इसमें नियुक्त किए गए थे कमेटी के रूप में, उन्होंने सारे पहलुओं को जांच के जो एक्ट बनाया गया था उसमें उसकी एलिजिबिलिटी है, पात्रताएं हैं जो सारी उसमें सही से लिख रखी हैं। तो फिर ये बाबू हैं जो अपने आप को सरकार से या फिर कानून से भी ऊपर समझ रहे हैं, तो इनका इलाज जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार हैं जिनके सिस्टम से ये सारा कुछ चलता है, तो वो भी इनका इलाज करने में असमर्थ हैं। और अगर सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों की नियुक्ति के संदर्भ में जो मुख्य सचिव की तरफ से फील्ड में भेजा गया पत्र है उससे जॉब सिक्योरिटी एक्ट को और पलीता लग गया। उसमें साफ लिखा है कि ग्रुप डी के कर्मचारी या तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हों या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हों, ऐसे कर्मचारियों को सरप्लस होने पर नहीं हटाया जाए। तो साथियों, इसमें स्पष्ट सी बात है कि या कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हों या फिर पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हों। जो पार्ट 1 के तहत लगे हैं तो फिर उनका क्या कसूर है? तो फिर एक्ट में जो लिखा है तो उसका क्या मतलब रह जाता है? तो एक्ट जो विधानसभा में पारित हुआ है और कैबिनेट में पास होकर के, विधानसभा में पास होकर के राज्यपाल की मंजूरी भी मिल चुकी है, उसमें साफ साफ जिक्र है। तो फिर उस एक्ट से ऊपर क्या कानून से ऊपर ये अधिकारी हो गए? तो इस बात का जवाब जो है वो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार भी नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं। तो इसमें कहीं नहीं लिखा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे कर्मचारियों को ही जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी, जो एक्ट है। तो गलियारे में ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नैब सैनी अपने बाबुओं को संभाले, क्योंकि उन्होंने खुद ही कई बार मीडिया में बयान दिया हुआ है कि वे अस्थायी कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी के हकदार हैं जो कौशल रोजगार निगम से लगे हैं या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 से लगे हों या पार्ट 2 से लगे हों। अब गलियारे में पूछा जा रहा है कि उनकी इस घोषणा और उनके बनाए कानून को पलीता लगाने वाले बाबुओं पर सरकार कब मेहरबान होगी और कब ऐसे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी? जब यह कानून अध्यादेश के जरिए लागू किया था तब तत्कालीन मुख्य सचिव ने सभी विभागों को पत्र लिखा था कि जो कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए उन्हें 30 सितंबर 2024 तक पोर्ट कर दें, मगर इस पत्र का भी कोई असर नहीं हुआ। अब हजारों कर्मचारी गलियारे में कह रहे हैं कि क्या ये सरकारी बाबू जॉब सिक्योरिटी कानून लागू करने में मुख्यमंत्री नैब सैनी से भी बड़े हैं? बिल्कुल सही बात है, सरकारी बाबू तो फिर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से भी बड़े हो गए, चीफ सेक्रेटरी से भी बड़े हो गए और कानून से भी बड़े हो गए जो कैबिनेट में पास हुआ, विधानसभा में पास हुआ, राज्यपाल की मंजूरी मिली। तो उन सबसे बड़े क्या ये अधिकारी या सरकारी बाबू हो गए? साथियों, इस पर चर्चा तो बनती है। और अभी जो बात चली हुई है
सिक्योरिटी एक्ट लागू होने की बहुत ही जल्द, आपको बस कुछ ही दिनों में लागू हो जाएगा। एक्ट लागू होने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक छोटा सा और भी पेंच फंसा है डीए को लेकर। तो डीए को लेकर क्या पेंच फंसा है साथियों, इसको भी मैं आपको एक प्रूफ दिखा दूं। तो इसमें एक पत्र आया, ये देख सकते हैं साथियों, ये भास्कर की ब्रेकिंग न्यूज है। होम गार्ड जो डीजी हैं, उन्होंने गैप विभाग के एसीएस को भेजा है प्रस्ताव। होमगार्ड के 12,000 जवानों का डीए है जो वो 53% तक करने की तैयारी हो रही है। हर माह उनको 9,500 रुपये का फायदा होने वाला है, क्योंकि वो लगभग 20-22 हज़ार रुपये, 21,700 बेसिक ले रहे हैं। क्लर्क वाली जो ग्रेड पे है वो ले रहे हैं, जबकि वो भी अस्थायी हैं। उनका 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता था, 3 महीने के बाद उनको रेस्ट दिया जाता था, उसके बाद फिर 3 महीने लगाया जाता था। हम किसी भी कच्चे कर्मचारी की, चाहे अस्थायी कर्मचारी हैं, चाहे हमारे होमगार्ड भाई हैं, वो भी हमारे ही भाई हैं, उनकी हम टैक्स नहीं कर रहे। हम सरकार का भेदभाव या फिर अधिकारियों के भेदभाव वाली नीति है, उस पर एक बात आपको कह रहे हैं कि जब होमगार्ड वाले साथी हैं हमारे, 3 मंथ की उनको मिलता है जो कॉन्ट्रैक्ट है, 3 का रेस्ट मिलता है, लेकिन जो वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कंटिन्यू विभागों की सेवा कर रहे हैं, तो उनका डीए है जो 0 से क्यों शुरू किया जाए। तो उनको भी तो कम से कम 53% नहीं तो जब से वो लगे हैं, जितने साल उनको हो गए हैं, 1 साल में मान लो 3-3 करके, या 1 साल में 2 बार डीए लगता है, 3% लगता है एक बार, कई बार 4 भी लग जाता है। तो अगर 3 करके ही छोड़ दें, 6% ही साल का डीए माने, तो जिनको 5 साल हो चुके हैं कंप्लीट, जॉब सुरक्षा में आते हैं, तो 6% के हिसाब से 5 साल का डीए भी तो 30% तो कम से कम ही बनता है। 53% छोड़ दें, 25% ही लागू कर दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और इस चीज़ को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने भी अपना जो एक मत सरकार के आगे रखा है और प्रस्ताव रखा है, जिसको लेकर थोड़ा सा पेंच फंसा हुआ है। और एसओपी बहुत ही जल्द लागू हो जाएगी, नहीं तो 31 तारीख को एसओपी लागू हो जानी थी, जारी हो जानी थी, तैयार हो चुकी है। बस सिर्फ इसी बात को, डीए को लेकर ही कहीं ना कहीं थोड़ा पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और बहुत जल्द ही जब जॉब सिक्योरिटी एक्ट है वो लागू हो जाएगा। और चाहे सरकारी बाबू कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जो एक्ट बना है मंत्रिमंडल में, एक्ट पास हुआ था, विधानसभा में पास हुआ, राज्यपाल की मंजूरी उसको मिली, और एक्ट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उससे बाहर कोई भी नहीं जा सकता। उसमें संशोधन हो सकता है, उसमें ज़्यादा मिल सकता है, उसको कम नहीं किया जा सकता। चाहे सरकारी बाबू अपना कितना भी मत क्यों ना दें, अपनी कितना भी डंगा लगा लें, वो कानून के बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए कानून को कहा जाता है कानून सबसे ऊपर है। जो कानून जानता है वो एक अपने आप में ही जज होता है। तो साथियों, जल्द ही आपको जॉब सिक्योरिटी एक्ट के लेटर और एसओपी बहुत ही जल्द आने वाले 1-2 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको, इस जनवरी माह में तो 100% जॉब सिक्योरिटी के लेटर आपके हाथ में होंगे, और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह की नई अपडेट पाने के लिए और कोई भी सलाह लेने के लिए अपने जो आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। और इन सरकारी बाबुओं के बारे में जो अड़ंगा बने हुए हैं इस एक्ट में लागू करवाने में, उनकी क्या मंशा है, क्या वो अपने निजी व्यक्तियों को इसका लाभ दिलवाना चाह रहे हैं या कोई और की और मंशा है, इसके बारे में अपने विचार है जो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।